वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज हम चालू करने वाले हैं एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि बीटा ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कौन से ऑर्गेनेल के अंदर हो रहा था। वो हो रहा था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो यही उसको लिंक है ये टॉपिक एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। अभी जो बीटा ऑक्सीडेशन हमने किया है तो वहाँ से कितनी एनर्जी मिलती है आपको, वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में मिलेगी। तो कितने एटीपी मिलेंगे, तो ये इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले उस टाइम में हमने स्टार्ट किया था बीटा ऑक्सीडेशन में पहले एक्टिवेशन स्टेप। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे पाल्मिटिक एसिड हमने एग्जांपल लिया था, 16 कार्बन का फैटी एसिड की चेन है, ठीक है। तो उसको हमने क्या किया था, एक्टिवेट किया था, ठीक है। तो एक्टिवेट किया था और एक्टिवेट करने के बाद पाल्मिटिक का कन्वर्शन किया था हमने पाल्मिटिल कोए। सो पाल्मिटिल कोए को मेरा माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन कैसे रहती है, इम्परमेबल रहती है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे हमने एक ट्रांसपोर्टर लिया था, उस ट्रांसपोर्टर का नाम है कार्नेटिल कैरियर ट्रांसपोर्टर, और उसको हमने बोला था ट्रांसलोकेस। तो वो क्या कर रहा था, वो हेल्प कर रहा था पाल्मिटिल कोए को कन्वर्ट कर रहा था पाल्मिटिल कार्नेटिल में। फिर वो पाल्मिटिल कार्नेटिल क्या कर रहा था, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन से अंदर ट्रैवल कर रहा था थ्रू दिस ट्रांसपोर्टर, वापस वहां पे क्या हो रहा था, पाल्मिटिल कोए में उसका कन्वर्शन हो रहा था विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम कैट। तो कैट का दोनों भी काम है, वो एक तो पाल्मिटिल कोए को पाल्मिटिल कार्नेटिन में भी कन्वर्ट करता है, और कैट टू क्या करता है, वापस कैट टू करता है पाल्मिटिल कार्नेटिल का कन्वर्शन पाल्मिटिल कोए। ये हमने उस टॉपिक में देखा था जहां पे हमने पहली स्टेप ली थी एक्टिवेशन स्टेप, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप थी हमारे ट्रांसपोर्टर, वो ट्रांसपोर्टर में तो अभी हमने एक्सप्लेन किया कैट का, ठीक है। फिर तीसरी जो स्टेप है हमारी वो है मेन रिएक्शन। तो वहां पे एक्चुअल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर मेन रिएक्शन चालू हो रही थी हमारी, पहली थी उसके अंदर ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, वापस ऑक्सीडेशन और क्लीवेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, पाल्मिटिल कोए का कन्वर्शन एसिटिल कोए के अंदर हो रहा था। इसके अंदर जब आप 16 कार्बन की पाल्मिटिक एसिड लेते हो, ठीक है, तब वहां पे पहले एक बार साइकिल चलेगी तो एक एसिटिल कोए वहां पे सिंथेसाइज होगा। अगर 7 बार साइकिल चली तो वहां पे 7 एसिटिल कोए सिंथेसाइज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 8 इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आखिर में और एक एसिटिल कोए रिमेनिंग रहता है, वो भी हम देखेंगे, जो कि हमने देखा है ऑलरेडी पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं 16 कार्बन की पाल्मिटिक एसिड ली है यहाँ पे, ठीक है, पाल्मिटिल कोए लिया है, तो वहां पे क्या हो रहा है, मिरिस्टिक एसिड सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है, जो कि है 14 कार्बन की, ठीक है। तो उसके बाद प्लस एसिटिल कोए भी सिंथेसाइज हो रहा है, प्लस एसिटिल कोए, ठीक है। तो एसिटिल कोए कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का, ठीक है। वापस 12 कार्बन की लॉरिक एसिड सिंथेसाइज हो रही है, ठीक है। वापस 10 कार्बन का फैटी एसिड सिंथेसाइज हो रहा है, जिसको आपने बोला है कैप्रोइक एसिड, ठीक है। फिर 8 कार्बन का कैप्रिलिक एसिड, फिर कैप्रोलिक एसिड, ठीक है। फिर ब्यूटारिक एसिड, वापस एसिटिल कोए 2 कार्बन का। अभी देखिए यहाँ पे एक एसिटिल कोए तो यहाँ पे वैसे के वैसे बनेगा हर एक स्टेप के अंदर, हर एक स्टेप के अंदर बन रहा है, ठीक है। सेम है ये, हर एक स्टेप में बनेगा, ठीक है। वापस यहाँ पे भी बना है। तो अगर आपने काउंट किया इसको, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 2 कार्बन एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, जो कि 8, ये भी एक एसिटिल कोए, तो इसलिए यहाँ पे हमको 8 एसिटिल कोए यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो मैं अभी के लिए इसको रब कर दे रहा हूँ। तो अभी देखिए हमको एक एसिटिल कोए मिला यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल। अगर एक एसिटिल कोए मेरे टीसीएस साइकिल, तो अभी देखिए यहाँ पे अगर एक एसिटिल कोए मॉलिक्यूल ने एंट्री की टीसीएस साइकिल के अंदर, जिसको ये आप बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, जो ग्लाइकोलिसिस के बाद चालू होता है, ग्लूकोज का जहाँ पे ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोलिसिस में, जिसको कन्वर्ट करते हैं पायरुवेट में, और पायरुवेट का कन्वर्जन वापस एसिटिल कोए के अंदर होता है। वो एसिटिल कोए किस में जाती है, क्रेब्स साइकिल के अंदर, उसको आपने बोला ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो वहाँ पे NADH, FADH और एक ATP आपको मिलता है। अगर आपने एक एसिटिल कोए यहाँ पे एंट्री की, ठीक है, तो यहाँ पे एक टीसीएस साइकिल के अंदर आपको एक साइकिल रन करने के बाद 3 NADH मिलेगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ NADH मिलेगा, वापस यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ FADH मिलेगा, और यहाँ पे एक ATP मिलेगा। अगर मैंने यहाँ पे काउंट किया, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कितने मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, टोटल 5, ठीक है। तो 5 मॉलिक्यूल यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे अगर एक NADH को आपने ब्रेक किया, ठीक है, मींस एक NADH को आपने रिड्यूस किया, तो वहां पे 3 ATP मिलते हैं, ठीक है। तो ये 3 ATP कैसे मिलते हैं, देखिए अभी यहाँ पे वापस बता रहा हूँ मैं, ये जो NADH है ये ट्रैवल किसके अंदर करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास,
और FADH भी ट्रैवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में करेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस, क्योंकि ये रिड्यूस फॉर्म है एनर्जी का, वहाँ पे जाके वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास, और वहाँ पे आपको ATP मिलेगी। जो ATP यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, तो एक्चुअली वो कहाँ पे मिल रहा है मुझे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास, ठीक है। और उसके साथ साथ वहाँ पे क्या होगा, H2 का सिंथेसिस भी होगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। वैसे ही जब आप एसिटिल कोए के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे तो 7 NADH तो मिल ही रहा है आपको, ठीक है। अगर आपने पाल्मिटिक कोए का कन्वर्शन एसिटिल कोए में कर दिया इस वाले स्टेप के अंदर, जो हमने पहले कल लिखी थी मेन रिएक्शन के अंदर, जो माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में चल रहा है, तो वहाँ पे 7 NADH भी मिलेगा, क्योंकि आपने 7 बार साइकिल चलाई है, और 7 FADH2 भी मिलेगा, ठीक है। अभी ये NADH और FADH वो भी किसके अंदर ट्रैवल करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास, और वहाँ पर भी इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और वहाँ से भी आपको ATP ही मिलेगी, ठीक है। तो ये दोनों भी NADH किसके, ड्यूरिंग मैट्रिक्स कहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है, थ्रू पाल्मिटिक एसिड ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे TCA में ऑक्सीडेशन के टाइम में जो भी NADH और FADH मिल रहे हैं उनका ऑक्सीडेशन किसके अंदर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास ही, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे हमारे टॉपिक पे आते हैं वापस। अगर एक NADH आपको 3 ATP देता है, तो एक FADH, ठीक है, FADH2 सॉरी, यहाँ पे आपको 2 ATP मिल देगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक NADH अगर 3 ATP दे रहा है और एक FADH2 अगर 2 ATP दे रहा है, तो यहाँ पे मुझे कितने NADH मिले, 3 NADH मिले, कितने FADH2 मिले, एक FADH2 मिला, और यहाँ पे एक ATP मिला है। तो अभी इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। अगर एक बार साइकिल चलाई मैंने, एक बार मीन्स एक बार एसिटिल कोए ने एंट्री की है TCA साइकिल के अंदर, तो मुझे यहाँ पे नेट गेन ऑफ ATP कितना मिलेगा, वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है। अगर मेरे पास 3 NADH2 है, अगर एक बार साइकिल चलाई तो मुझे 3 NADH2 मिलेगी, तो वहाँ पे ATP कितने मिलेंगे देखिए, ठीक है। अगर 1 NADH से आपको 3 ATP मिल रहे हैं, तो 3 NADH से आपको 9 ATP मिलेगी, ठीक है। और एक FADH से और FADH2 से 2 ATP मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक ATP वैसे ही, इसलिए मैं वैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे टोटल 12 ATP। एक्चुअली ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये ATP डायरेक्ट नहीं मिलते, ये रहते हैं GTP के फॉर्म में, ठीक है, जिसका कन्वर्शन वापस ATP में ही होता है, इसलिए मैं यहाँ पे ATP ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो 12 ATP अभी आपको यहाँ पे मिल चुके हैं। अगर आपने एक एसिटिल कोए मॉलिक्यूल यूज किया तो अभी देखिए एसिटिल कोए मॉलिक्यूल कितने हैं, 8, ठीक है, 8 एसिटिल कोए मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे अगर 8 × 12 आपने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 96 ATP मॉलिक्यूल आ रहे हैं, ठीक है, 96 ATP मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अभी देखिए वापस, अभी ये तो 8 एसिटिल कोए से आपको 96 ATP मिले, तो ये तो TCA से मिले, लेकिन पाल्मिटिक एसिड का कन्वर्शन जब आप एसिटिल कोए में कर रहे हो ड्यूरिंग मेन रिएक्शन ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, तब वहाँ पे कितने ATP मिलते हैं वो देखेंगे हम। तो 7 NADH है यहाँ पे, ठीक है, 7 NADH है और NADH2 है, तो वहाँ पे देखिए 7 NADH इंटू ATP मॉलिक्यूल, मीन्स एक NADH से आपको अगर, ठीक है, तो यहाँ पे 3 ATP लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 7 3 का कितना हुआ, 21, तो यहाँ पे 21 ATP आपको मिला, ठीक है, इस रिएक्शन में। वापस 7 FADH2 इंटू 2 ATP, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए 14 ATP मॉलिक्यूल मिले, ठीक है, 14 ATP मॉलिक्यूल। अगर आपने इसका टोटल किया है, ठीक है, तो आपको 131 ATP मिले, लेकिन वो 131 ATP एक्चुअल में नहीं मिलते, क्योंकि 2 ATP लॉस होते हैं ड्यूरिंग एक्टिवेशन स्टेट, ठीक है। तो वहाँ पे आप एक्टिवेशन के टाइम में आप ATP का यूज़ करते हो, और वहाँ पे क्या करते हो, आप पाल्मिटिक एसिड को क्या करते हो, पाल्मिटिक कोए के साथ कन्वर्शन करते हो, कोएंजाइम A के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस में दिखा रहा हूँ मैं -2 ATP, ठीक है। एक्चुअल में 129 ATP मिलता है, नेट गेन ऑफ ATP, गेन ऑफ ATP, ठीक है, थ्रू पाल्मिटिक एसिड ऑक्सीडेशन। अभी देखिए अगर आपने स्टैंडर्ड फ्री
स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ पाल्मिटिक एसिड अगर आपने काउंट किया है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ पाल्मिटिक एसिड, ठीक है, तो वो आपको मिलेगा यहाँ पे 2340 कैलोरी, इतनी रहती है, लेकिन एक्चुअल में अभी इतनी बनती है क्या हम देखेंगे, ठीक है। मीन्स यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन होने के बाद इतनी एनर्जी आपको मिलेगी क्या, ठीक है, अभी वो देखेंगे हम, ठीक है। 129 कैलोरी, 129 एटीपी मिली है यहाँ पे, और आपको इतना पता है एक कंसेप्ट, 1 एटीपी 7.3 कैलोरी एनर्जी इतना देता है। अगर 129 को आपने 7.3 से मल्टीप्लाई किया है तो आपको यहाँ पे मिलेगा 940 कैलोरी, इतनी एनर्जी आपको मिलेगी। अभी ये 940 कैलोरी है देखिए, और यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया है 2340 कैलोरी, ठीक है। अभी ये 940 कैलोरी आपको मिल रही है, तो बाकी की एनर्जी कहाँ पे जाएगी, तो बाकी की एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे लॉस हो रही है ड्यूरिंग दिस पाथवे, ठीक है। तो इस पाथवे के अंदर क्या हो रहा है, 60% एनर्जी यहाँ पे लॉस हो रही है, वो देखेंगे हम, कैलकुलेट करेंगे। अगर आपने कैलकुलेट किया 940 डिवाइडेड बाय 2340 इंटू 100, अगर आप परसेंटेज में निकाल रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ 40% एनर्जी आपको ही इफिशिएंट फॉर्म में आप कंजर्व कर सकेंगे। कंजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो आपने सिर्फ 40% एनर्जी ही कंजर्व की है, तो 60% एनर्जी क्या होगी, 60% एनर्जी लॉस हो चुकी है, ठीक है। आपने एक बात सुनी है, ठीक है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, उसके अंदर सेकंड लॉ है लॉ ऑफ एंट्रोपी, तो वहां पे बोला है कि 100% एनर्जी नेवर बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, मींस वन फॉर्म ऑफ एनर्जी नेवर बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी 100%, ठीक है। तो 100% में कौन से भी एनर्जी एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए 60% एनर्जी लॉस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने गाड़ी में पेट्रोल डाला है, ठीक है, 100 रुपये का, तो मैं 100 किलोमीटर नहीं जा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कुछ एनर्जी गाड़ी के इंजन में लग रही है, इंजन स्टार्ट होने को, कुछ हीट के फॉर्म में रिलीज हो रही है, कुछ हमारे जो टायर है तो वो रोड के साथ फ्रिक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ एनर्जी लॉस हो रही है। तो वैसे ही यहाँ पे भी इस पाथवे को चलाने के लिए 60% एनर्जी लॉस हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे टोटल उतनी ही एनर्जी नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे कितनी एनर्जी मिल रही है, सिर्फ 40% ऑफ एनर्जी। अभी देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं रेगुलेशन ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, ये टॉपिक में ही था, एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन एंड रेगुलेशन, तो उसका बीटा ऑक्सीडेशन का रेगुलेशन हम कैसे करते हैं। अभी रेगुलेशन का मीनिंग क्या है, रेगुलेशन मीन्स एक कौन सी भी बात आप इन्हांस करना, नहीं तो इनहिबिट करना, ठीक है। तो वहाँ पे हम अभी एक एग्जांपल ले रहे हैं, फैन का रेगुलेटर, तो फैन का रेगुलेटर क्या कर सकते हैं आप, फैन की स्पीड बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो, तो उसी को हम बोलते हैं रेगुलेशन, कौन सी भी चीज़ इन्हांस करना और इनहिबिट करना, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे पहला जो फैक्टर है यहाँ पे इंसुलिन, तो इंसुलिन के प्रेजेंस में क्या होगा, ठीक है। अभी आप अज्यूम कीजिए कि आपने अभी खाना खाया, ठीक है, खाना खाने के बाद आपने हाईली रिच कार्बोहाइड्रेट सोर्स खाया, ठीक है, राइस वगैरह, व्हीट वगैरह, ठीक है। तो उसके बाद खाने के बाद क्या हो जाएगा, वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स बॉडी के अंदर बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद वो ग्लूकोज में, ग्लूकोज या अमोन ग्लूकोज ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ग्लूकोज की वजह से क्या हो जाएगा, जो कार्बोहाइड्रेट की वजह से ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है। तो अभी देखिए ये इंसुलिन कब काम करेगा, जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, तब इंसुलिन चिल्लाएगा और सेल को क्या बोलेगा कि जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ा है तो उसको कम कीजिए, ठीक है, सेल को बोलेगा। और सेल के ऊपर प्रेजेंट है ग्लूट नाम के ट्रांसपोर्टर, तो वो क्या करते हैं, ग्लूकोज लेवल को कम करते हैं। तो इंसुलिन के प्रेजेंस में, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, जो फ्री फैटी एसिड है, ठीक है, तो उनका लेवल कम हो रहा है। तो कम क्यों हो रहा है फ्री फैटी एसिड का लेवल, क्योंकि देखिए वहां पे क्या हो रहा है, हम कार्बोहाइड्रेट का सोर्स ले रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स अगर ले रहे हैं तो आप फैटी एसिड पे क्यों जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, ग्लूकोज क्या करेगा, बॉडी के अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाने के बाद वहां पे क्या करेगा, वो एनर्जी प्रोडक्शन करेगा, एटीपी सिंथेसिस करेगा। अगर आपको ग्लूकोज से ही एटीपी मिल रहा है तो आप
फ्री फैटी एसिड पे क्यों जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इंसुलिन बीटा ऑक्सीडेशन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। वो क्या करता है, बीटा ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करता है, इनहिबिशन ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। दूसरा है ग्लूकागॉन। अभी आप और एक कंसिडर कीजिए कि आपने 15-16 घंटे हो गए आपने खाना ही नहीं खाया, तो क्या हो जाएगा कि बॉडी क्या करेगी, फिर बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम होने की वजह से क्या होगा वहां पे, तो ग्लूकागॉन क्या करेगा, जाके स्टोर्ड फॉर्म रहता है ग्लूकोज का, जिसको आपने बोला है ग्लाइकोजन, ठीक है। तो एक तो वो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगा और वहां से एनर्जी लेगा, ठीक है। अगर ग्लाइकोजन भी खत्म हो गए, ठीक है, तो वो कहाँ पे जाएगा, फैटी एसिड पे। तो ग्लूकागॉन क्या करेगा, फ्री फैटी एसिड का अमाउंट बढ़ाएगा ब्लड के अंदर, ठीक है। फ्री फैटी एसिड का अमाउंट बढ़ गया, तो फ्री फैटी एसिड का अगर अमाउंट बढ़ गया तो वो क्या करेगा, फ्री फैटी एसिड वापस सेल के अंदर जाएगा। सेल के अंदर जाने के बाद वहां पे बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कैरी आउट करेगा, जिसको जो कि हो रही है मेन रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये ग्लूकागॉन क्या करता है, इन्हांस करता है क्या, किसको, बीटा ऑक्सीडेशन को, ठीक है। इट इन्हांसेस बीटा ऑक्सीडेशन। तो ग्लूकागॉन के प्रेजेंस में इसलिए फ्री फैटी एसिड बढ़ रहे हैं, ठीक है। और तीसरी कंडीशन है, ठीक है, कैट 1 और कैट 1 और 2 दोनों भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मीन्स यहाँ पे क्या है, कार्निटिल असाइल ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम है जो क्या करता था, अलाउ करता था फैटी एसिड को किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के लिए, ठीक है। वो एक ट्रांसपोर्टर जैसे काम करता था, इसलिए वहां से क्या होता था, फ्री फैटी एसिड कहाँ पे ट्रांसफर करता था, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। अभी कैट के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, फ्री फैटी एसिड का नंबर बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्या करना है उसको, बीटा ऑक्सीडेशन करना है, बराबर है। लेकिन वहां पे फोर्थ कंडीशन देखिए, मेलानिन कोए, ठीक है। तो मेलानिन कोए के प्रेजेंस में क्या होता है, देखिए मेलानिन कोए क्या है, मेलानिन कोए ये है फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड के लिए एक मॉलिक्यूल लगता है जिसको हमने बोला है मेलानिन कोए। तो कैट के प्रेजेंस में क्या होगा, कैट के प्रेजेंस में बीटा ऑक्सीडेशन होगा, तो मेलानिन कोए के प्रेजेंस में क्या होगा, बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड होगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली मेलानिन कोए जब प्रेजेंट है सेल के अंदर, तब मेलानिन कोए किसको इनहिबिट करेगा, कैट को, और जब कैट है प्रेजेंट है तब कैट किसको इनहिबिट करेगा, मेलानिन कोए को। तो ये एक में के इन्वर्स में काम करेगा, जब कैट प्रेजेंट रहेगा तब मेलानिन कोए कुछ काम नहीं, क्योंकि मेलानिन कोए किस लिए लगा है, बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। फैटी एसिड बनाना है आपको, ठीक है, ठीक है, तब आपको ये मॉलिक्यूल काम में आता है, ठीक है। लेकिन कैट कब काम में आता है, ठीक है, ये एंजाइम कब काम में आता है, ये एंजाइम काम में आता है जब आप फैटी एसिड का ब्रेक डाउन कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे रेगुलेशन वाला पूरा पॉइंट यहाँ पे कवर हो चुका है, ठीक है। अभी इसके ऊपर से मुझे सिंड्रोम याद आया जिसका नाम है सीड्स, ठीक है, सीड्स, ठीक है। तो अभी देखिए ये सीड का मतलब क्या है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। तो ये सिंड्रोम देखिए 1000 बच्चों में से एक बच्चे के अंदर होता है, एक इन्फेंट के अंदर रहता है, ठीक है। ये बहुत ही रेयर डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इससे घबराने की काम नहीं है आपको, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। अभी ये कब होता है, ये असाइल कोए डिहाइड्रोजनेस नाम का एक एंजाइम होता है, ठीक है। जब उसका इनहिबिशन होगा तो उसकी डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, डिफिशिएंसी ऑफ असाइल कोए डिहाइड्रोजनेस। जब ये एंजाइम की डिफिशिएंसी होगी, अभी ये एंजाइम कहाँ पे, ये एंजाइम मेन रिएक्शन में कहाँ पे, जहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है, तब वहाँ पे डिहाइड्रोजनेस नाम का एंजाइम आप यूज करना है, मैंने ऐसे बोला था, ठीक है। तब यहाँ पे ये एंजाइम यूज होता है और इस एंजाइम की डिफिशिएंसी की वजह से ये डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जिसको बोला है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम,
ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा टॉपिक मैंने कवर कर लिया है। तो रेगुलेशन में पहले तो हमने देखा इंसुलिन, इंसुलिन का अमाउंट बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, फ्री फैटी एसिड का अमाउंट कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन कब बढ़ता है, जब ग्लूकोज लेवल रहता है। तो ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स ये एनर्जी फॉर्म है बॉडी के अंदर थ्रू ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, ठीक है। तो वहाँ पे एटीपी मिलेगा। तो आप क्यों फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस के लिए मदद कर रहे हो, क्या ब्रेकडाउन के लिए मदद कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी क्या हो रहा है वहाँ पे, ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज अवेलेबल है, ठीक है, एनर्जी के लिए। अगर वहाँ पे ग्लूकागोन का सिग्नलिंग होगा बॉडी के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्री फैटी एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो वो इनडायरेक्टली क्या करते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड को इनहांस करते हैं, ठीक है। फिर तीसरा हमने बोला था यहाँ पे कैट, ठीक है, कार्नेटिल असाइल ट्रांसफरेज। तो ये एंजाइम क्या कर रहा था, ये एंजाइम बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कर रहा था। अगर ये एंजाइम प्रेजेंट है तो मैनुलिन कोए वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अगर मैनुलिन कोए प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा। तो मैनुलिन कोए किसके लिए मदद कर रहा था, बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड के लिए। तो इतना आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फिर लास्ट में हमने डिसऑर्डर देखा सिड, जो कि बहुत रेयर डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसको आपने बोला है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जो किसके डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है, असाइल कोए डिहाइड्रोजनेस के डिफिशियंसी की वजह से। सो यहाँ पे मैंने पूरा टॉपिक कवर कर, थैंक यू।